स्क्रीन विजिबल है या नहीं नहीं है? अभी नहीं सर, सर नहीं सर, लोड हो रहा है सर। लोडिंग हो रहा सर। यस सर। सर रिकॉर्डिंग बंद कर दो, स्क्रीन शेयर हुआ के बाद में स्टार्ट करना। ठीक है, वाह आ गया सर। आगे yes sir, now it's visible. चलो थियोरेटिकल है तो जस्ट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जाता हूँ स्क्रीन पर ही। सर हमें नोट्स में कंटिन्यू करना है ना? हाँ यस डेफिनेटली लेक्चर नोट्स में कंटिन्यू करना है। हेडिंग देनी है तुम्हें न्यूक्लियर केमिस्ट्री। Radioactivity, spontaneous emission of certain particles like alpha, beta, gamma from the nucleus of an atom or splitting of nucleus into two or more nuclei is called radioactivity and the atom is called radioactive atom. Subshell यहाँ पे गलत लिखा है, radioactive atom और substance होना चाहिए। क्लियर? वो सबशेल थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, सबशेल मत लिखना। तो रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन हुई, मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं उसे। बेसिकली रेडियो वो सब्सटेंस होते हैं जिसके न्यूक्लियस लेस स्टेबल होते हैं, जिसके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं। नाउ इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज देयर न्यूक्लियस such kind of atom will lose certain alpha beta gamma particle from the nucleus। वो कुछ रेडिएशंस, कुछ पार्टिकल्स एमिट करेंगे अपने न्यूक्लियस से और they may dissociate into two or more smaller nuclei। हो सकता है वो दो या उससे ज्यादा न्यूक्लियस में स्प्लिट भी हो जाए। क्लियर? in order to stabilize their nucleus। so radioactivity basically nucleus is less stable and they are trying to stabilize the nucleus। ये radioactivity होगा। अब रीजन ऐसा क्यों हो रहा है वही मैंने जो एक्सप्लेन किया, ड्यू टू अनस्टेबल न्यूक्लियस दे आर ट्राइंग टू अचीव स्टेबिलिटी, जो लिखा हुआ है ये रीजन है उसका। कॉपी करो इसका। सर ये एटॉमिक का ही पार्ट। यस दिस इज द पार्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर इन आवर लाइक इन रेजोनेंस बुकलेट्स एंड ऑल। वैसे सेपरेट चैप्टर होता है ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो इसका कुछ पार्ट जो एटॉमिक एटम न्यूक्लियस से रिलेटेड है वो यहाँ पे पढ़ेंगे और कुछ पार्ट इसका 12th में एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर? मेनली कैलकुलेशन वाला पार्ट 12th में आएगा इसका। देन अल्फा बीटा गामा आर डिफाइंड, जो हमें पहले भी पता है। अल्फा इज द बीम ऑफ nucleus or it is a nucleus of helium which contains 2 protons and 2 neutrons। He++ आया। बीटा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। गामा they are electromagnetic radiations, they do not have charge in mass। उनका ना कोई चार्ज होता है ना कोई मास होता है। इन द सेम मैनर एक पार्टिकल एक्स्ट्रा यहाँ पे डिफाइन किया गया है, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन जैसे बीटा पार्टिकल होता है जिसका चार्ज 1 यूनिट, मास ऑलमोस्ट 0। पॉजिट्रॉन का भी चार्ज 1 यूनिट, मास ऑलमोस्ट 0। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीटा पार्टिकल एंड पॉजिट्रॉन? पॉजिट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव और बीटा पार्टिकल का नेगेटिव, सिर्फ इतना डिफरेंस है। चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है, साइन इज डिफरेंट। तो क्वेश्चन आता है प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन में क्या डिफरेंस आया? प्रोटॉन का मास नेग्लिजिबल नहीं होता है व्हाइल द मास ऑफ पॉजिट्रॉन इज नेग्लिजिबल। एक्सक्यूज मी सर। यस सर ये जो अल्फा है तो फिर वो डब्ल्यू आयनाइज्ड हीलियम आयन है या फिर न्यूक्लिया है? ये जो फिर से बोलो क्या बोल रहे हो? सर ये जो अल्फा है ना, आपने वहां पे लिखा है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, तो हम इसे डब्ल्यू आयनाइज्ड हीलियम आयन भी बोल सकते हैं ना? यस डेफिनेटली।
बेसिकली हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, बचे 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। डबली आयोनाइज्ड हीलियम और न्यूक्लियस ऑफ हीलियम बोथ आर सेम। दो ही इलेक्ट्रॉन थे, वो भी रिमूव कर दिए हमने। चलो कॉपी कर लिया इतना। सर हाँ, सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आप ये फिर से बताओगे? मैं मतलब नाम बताओ अपना। प्रशांत। यहाँ पर सिर्फ अभी जो लिखा है वो इतना बताया गया है, जब भी किसी न्यूक्लियस का जो किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है वो लेस स्टेबल होगा, then it has tendency to stabilize itself by emitting alpha beta gamma positron, कुछ पार्टिकल्स एमिट करके और स्प्लिट होकर 2 या उससे ज्यादा न्यूक्लियाई। तो यदि वो स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, कुछ पार्टिकल एमिट करता है, अपने आप को स्टेबलाइज करने की टेंडेंसी रखता है, such kind of phenomena is called radioactivity। क्लियर? सर गामा न्यूट्रल होता है क्या? यस Sorry? सर। फिर से बोलो। सर गामा को कोई चार्ज नहीं होता क्या? गामा रेडिएशन है, रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। सन से जो रेडिएशंस आती है उसमें याद है इंफ्रारेड था, गामा रेडिएशंस थी, रेडियो वेव्स थी, विजिबल रेज थी, तो ये तो रेज हैं, इनका कोई चार्ज और मास नहीं होता है। यस सर। जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। रमेश ना सॉरी सर, वो ऊपर वाले पैराग्राफ में हमें सिर्फ एटम ही लिखना है ना, सबसे नहीं ना लिखना। हाँ, वो सबशेल नहीं लिखना है, एटम स्लैश सब्सटेंस, वो सब्सटेंस होना चाहिए, सबशेल नहीं होना चाहिए। सर ऑर्डर भी लिखना है। हाँ, ऑर्डर भी लिखना है। देखो, कुछ अल्फा बीटा गामा के रिलेटिव ऑर्डर्स हैं। स्पीड की हम बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे। गामा रेडिएशंस दे आर द पार्ट ऑफ लाइट रेडिएशंस जिनकी वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। तो सबसे ज्यादा स्पीड वेलोसिटी गामा की और सबसे कम अल्फा की। अल्फा इसमें सबसे हेवी पार्टिकल है, सबसे कम स्पीड। इफ यू टॉक अबाउट आयोनाइजेशन पावर, आयोनाइजेशन पावर क्या होता है एग्जैक्टली? द वर्ड आयोनाइजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनका आयोनाइजेशन पावर, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये जब किसी को स्ट्राइक होंगे तो कौन इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाएगा फ्रॉम द गिवन एटम। सबसे हेवी इसमें अल्फा पार्टिकल है। तो अल्फा पार्टिकल यदि किसी सब्सटेंस से स्ट्राइक होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। So the ionizing power is maximum for alpha and minimum for gamma. If we talk about third one, penetration power. Penetration power मतलब यदि हम इन particles को एक solid block की तरफ थ्रो करेंगे तो कितना डेप्थ तक वो जाएंगे। Gamma radiations, radiation coming from the sun, they can easily penetrate glass window। हमारे घर में glass window से radiation अंदर आ सकती है, बट उसको अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट नहीं कर सकते। क्लियर? सो सबसे ज्यादा डेप्थ में कौन जाएगा सॉलिड के? गामा, जो सबसे लाइट है बेसिकली, वो ज्यादा डेप्थ तक जाएगा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो 3 ऑर्डर है जो हमें रिलेटिव वैल्यू उनके ध्यान रखना। सर यस, सर इसमें पॉजिट्रॉन क्यों नहीं है? पॉजिट्रॉन इज नॉट अ स्टैंडर्ड पार्टिकल। पॉजिट्रॉन को यदि हम कंपेयर करेंगे तो बेसिकली वो बीटा पार्टिकल ही जैसा बिहेव करेगा इन ऑल दिस। Alpha, beta, gamma, they are more standard. We use them
फॉर लॉट ऑफ रिएक्शंस, बट जो पॉजिट्रॉन है वो काफी रेयर यूज आएगा, उतना ज्यादा यूज नहीं आता है। ऐसे तो जैसे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल लिखे ना, ऐसे और भी बहुत सारे हैं, मीजोन, बोसोन, हम 35 से ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स, बट जो मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम उनको चेक कर रहे हैं अभी जस्ट यहाँ। क्या यस सर सर थियरी ऑफ स्टेबिलिटी लिखे। यस, थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी। देखो अब क्वेश्चन ये आएगा कि हमने कैसे डिसाइड किया कि कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है, कौन सा न्यूक्लियस अनस्टेबल है। सो पहला थ्योरी था टू डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस इज n/p रेशियो, वेयर n इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, p इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर? चलो देखते हैं हम n/p रेशियो थ्योरी में क्या आएगा। आई थिंक हेडिंग लिख लिया होगा तुमने ना, लास्ट पेज पे जितना भी था लिख लिया था ना उतना। यस हाँ सर। Theory of stability, first one n/p ratio. चलो देखना हमने क्या किया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ड्रॉ किया है y एक्सिस के अलोंग एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज अलोंग x एक्सिस। ये हमने कुछ ऐसे ड्रॉ किया है। क्लियर? So when we are drawing number of neutrons along y-axis, number of protons along x-axis, जितने भी स्टेबल न्यूक्लियस थे उन सारे स्टेबल न्यूक्लियस को हमने एक डॉट से रिप्रेजेंट किया। वो जो डॉट्स हैं, when we connect all these dots, जितने भी डॉट्स आए थे ना, यदि हम उसको कनेक्ट करेंगे और उनको एक बाउंड्री में कवर कर लेंगे, so if we cover them in a boundary, we get a stability zone और stability belt। हमें एक stability zone मिल रहा था, एक stability belt मिल रहा है यहाँ पर। इसके बाहर जितने भी न्यूक्लियस आ रहे थे, they are less stable, they are unstable, वो किसी ना किसी तरीके से अपने आप को डिसोसिएट करेंगे, या तो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन एमिट करके, या दो या उससे ज्यादा न्यूक्लियस में स्प्लिट होकर। या सो एक स्टेबिलिटी जोन मिल गया, इस स्टेबिलिटी जोन में सारे स्टेबल न्यूक्लियस, इसके बाहर सारे लेस स्टेबल। नाउ सम ऑब्जर्वेशन, अप टू एटॉमिक नंबर 20 number of neutrons and number of protons are same for maximum stable nucleus। बहुत सारे न्यूक्लियस अप टू एटॉमिक नंबर 20 ऐसे थे जिनका न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन सेम होता है। एग्जांपल बताता हूं मैं इसका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स किसमें सेम होंगे। हम एटॉमिक नंबर 20 ले लेते हैं, कैल्शियम 20 प्रोटॉन्स 20 न्यूट्रॉन्स, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, मास नंबर 40 होता है। ठीक है? हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हीलियम स्टेबल न्यूक्लियस है, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर इज 4, सो डेफिनेटली 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स, क्लियर? 8 and 16। तो काफी एग्जांपल्स थे अप टू एटॉमिक नंबर 20, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर सेम फॉर स्टेबल न्यूक्लियस। कुछ ऐसे भी एग्जांपल है जिसमें सेम नहीं थे, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम के लिए लिखा गया है। यदि हम बात करेंगे फ्लोरीन की, एटॉमिक नंबर 9, मास नंबर 19, तो उसमें न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं 10 और प्रोटॉन्स आ रहे हैं 9। तो कुछ एग्जांपल वैसे भी थे, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड लिखा गया है, नॉट ऑल। क्लियर? यस सर। देन फॉर एटॉमिक अप टू एटॉमिक नंबर 83, और हम ये बोले एटॉमिक नंबर 83 दैट इज बिस्मथ, ये टी लिखा है, इट शुड बी BISMUTIH, बिस्मथ है वो। क्लियर? मैं लिख देता हूं उसका स्पेलिंग भी, ये स्पेलिंग एग्जैक्टली बिस्मथ का। सो बिस्मथ 83 atomic number is the heaviest stable nuclei. After atomic number 83, all the nucleus are less stable और वो हमेशा radioactive substance में काउंट होंगे। So 83 is the heaviest stable nuclei. Third point, for higher atomic number, number of neutrons is greater than protons for stable nucleus. So neutrons are greater than protons if we go for the heavy atoms. Heavy atom मतलब 20 के बाद न्यूट्रॉन्स बढ़ने लगेंगे प्रोटॉन से, ये ऑब्जर्वेशन है। क्लियर? चलो अब क्वेश्चन ये आता है, when n/p ratio is too high, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा होंगे, मतलब न्यूट्रॉन्स का अमाउंट ज्यादा होगा,
वी आर टॉकिंग अबाउट दिस जोन, हम इस जोन की बात कर रहे हैं जहां पे मैंने रेड सर्कल बनाया है। क्लियर? सो इस जोन में जब यदि एटम होगा, तीन पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट मैंने जो बनाया, सेकंड जोन ये हो जाएगा व्हेन n by p रेशियो इज टू लो, थर्ड जोन व्हेन n एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 83। तो तीन जोन में हमें डिस्कस करनी चीजें कि कब क्या होगा। फर्स्ट वन, व्हेन n by p रेशियो इज टू हाई, मतलब हम बात करें फर्स्ट जोन की, अब न्यूट्रॉन्स ज्यादा हैं, तो न्यूट्रॉन्स ज्यादा हैं तो क्या होगा, न्यूट्रॉन विल कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन। n by p रेशियो इज टू हाई, वी हैव टू डिक्रीज n by p रेशियो, हमें n by p रेशियो को डिक्रीज करना है। डिक्रीज करना है तो न्यूट्रॉन्स को प्रोटॉन्स में कन्वर्ट कर दो। when neutrons converts into protons, it will emit beta particle, ये बीटा पार्टिकल एमिट करेगा न्यूक्लियस से। तो हम ये बोलेंगे whenever बीटा पार्टिकल एमिटेड n by p रेशियो इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज होगा, सॉरी डिक्रीजेस, क्यों डिक्रीज होगा, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन जो न्यूमरेटर में था वो डिक्रीज हो जाएगा एंड द प्रोटॉन्स व्हिच इज इन डिनोमिनेटर वो इंक्रीज हो जाएगा। तो n by p रेशियो अपने आप कम हो जाएगा जो ज्यादा था। क्या इतना समझ में आता है केस वन? सर हमें उसको डिक्रीज क्यों करना है? सॉरी, n by p को हमें डिक्रीज क्यों करना है? n by p रेशियो को हमें डिक्रीज क्यों हेडिंग पर क्या है केस वन? स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी। चल इसको मैं एक बार इसको बोर्ड पे बताता हूँ, वेट फॉर इट। देख, ये जोन है हमारे पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर? दिस इज स्टेबिलिटी जोन। अब तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो हम इस जोन में हो, वन वी कैन हैव न्यूक्लियस इन जोन 2, वी कैन हैव न्यूक्लियस इन जोन 3। अब तीनों जोन में जब भी होगा, क्या किसी भी सिस्टम की टेंडेंसी यदि वो लेस स्टेबल है तो अपने आप को स्टेबलाइज करे, और अपने आप को स्टेबलाइज कैसे करेगा, यहाँ है तो इस स्टेबिलिटी जोन में आ जाए, स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर आ जाए। तो यहाँ से यहाँ पर आएंगे हम, यहाँ से भी यहाँ पर आएंगे, यहाँ से भी यहाँ पर आएंगे, तीनों जोन से हमें स्टेबिलिटी जोन में आना है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स ज्यादा है, इफ यू डिक्रीज द न्यूट्रॉन्स अपने आप तुम यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बेसिकली न्यूट्रॉन्स कम है तो न्यूट्रॉन्स को बढ़ाओगे, यहाँ पे दोनों को कम करोगे, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स। सो बेसिकली चाहे हम वन में हो, सेकंड रीजन में हो या थर्ड रीजन में हो, in all the reason we have tendency, or we can say nucleus has tendency to achieve stability. clear? न्यूट्रॉन ज्यादा है तो न्यूट्रॉन्स को प्रोटॉन्स में कन्वर्ट कर दिया हमने। कैसे कन्वर्ट किया न्यूट्रॉन्स को प्रोटॉन? will give proton plus 1 mass 1, चार्ज को बैलेंस करने के लिए जीरो चार्ज, यहाँ प्लस 1 तो यहाँ पे माइनस 1 चार्ज दे दो, मास 1 तो यहाँ पे जीरो मास दे दो। Charge and mass are always balanced in nuclear reaction. This equal to this plus this equal to this. तो n अपने आप कम हो गया, p बढ़ गया, n by p रेशियो जो ज्यादा था वो कम हो जाएगा। क्या अभी क्लियर है इतना? समझ गया? कुछ बच्चों के मैसेज आए थे। सर वीडियो पॉज हो रहा है। हाँ सर, बीच बीच में हो रहा है पॉज। सर बहुत अटक रहा है सर। हाँ सर, बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब डायग्राम वही दिख रहा है, बाकी सब आवाज आ रही है। हाँ सर। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसमें वो इश्यू नहीं आएगा। वैसे ही मुझे उसमें
Excuse me. अब शायद वो इशू नहीं आएगा। और यदि इशू आएगा तो मुझे बताना। सर ऑब्जर्वेशन दिखाओ ना। हाँ, सर एक डाउट था। कॉपी कर लो पहले पेज पूरा। अभी तक मैंने यहां तक एक्सप्लेन किया है इतना पार्ट, बट तुम कॉपी तो पूरा ही कर लो। हाँ बोलो, क्या डाउट था? आपने बोला कि 83 वाला है वो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है। हाँ, हेवीएस्ट मोस्ट स्टेबल नहीं समझना, इट इज अ हेवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। ऐसा न्यूक्लियस जो सबसे हैवी है और स्टेबल है। इससे हैवी न्यूक्लियस कोई भी स्टेबल नहीं है। मतलब जब भी हम एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा पे जाएंगे, न्यूक्लियस वॉन्ट बी स्टेबल। हर्षवर्धन का मैसेज था सर ये, लेकिन अगर हम बीटा रेस को एमिट करेंगे तो वो न्यूक्लियस को पूरे एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। हर्षवर्धन ने काफी कुछ लिखा था, तुम अनम्यूट करके पूछ लो कुछ डाउट हो तो। अच्छा, ये पेज मैं शेयर भी कर दूंगा ना, बाई चांस किसी का कुछ छूटा है मैं शेयर कर दूंगा लास्ट में सारे पेज। हर्षवर्धन इज देयर और नॉट? हर्षवर्धन, सर न्यूक्लियस स्टेबल मतलब एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होने चाहिए ना? नहीं, नॉट नेसेसरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनरली एटॉमिक नंबर 20 तक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं जो स्टेबल न्यूक्लियस है उनके लिए, बट 20 के बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं फॉर स्टेबल न्यूक्लियस। हर्षवर्धन, तुम्हारा डाउट मुझे समझ में नहीं आया ना, तुम अनम्यूट करके फिर से पूछ सकते हो। सर मतलब अभी बीटा पार्टिकल्स है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है, तो हम जब इमिट करेंगे बीटा पार्टिकल्स तो वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक साथ रिएक्ट करके प्योर एनर्जी बनाएंगे। तो मतलब स्प्लिटिंग कैसे पॉसिबल है न्यूक्लियस का? एक मिनट, मैं फिर से बोलता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है शायद तुम थोड़े कंफ्यूज हुए हो क्या मैं बताना चाह रहा था। देखो, कोई भी न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। कैसे स्टेबलाइज करेगा? फर्स्ट पॉसिबिलिटी, वो अल्फा, बीटा, गामा, पॉजिट्रॉन इन पार्टिकल्स को एमिट करेगा। सेकंड पॉसिबिलिटी, एक बड़ा न्यूक्लियस एक्स अपने आप को स्प्लिट कर देगा वाई और जेड में, दो छोटे न्यूक्लियस में। तो अल्फा बीटा गामा एमिट करना एक अलग केस है। एक बड़े न्यूक्लियस का दो छोटे न्यूक्लियस में स्प्लिट होना ये एक अलग केस। बोथ आर डिफरेंट थिंग। पहली चीज तो, अब गामा एमिट हो रहा है, गामा क्यों एमिट हो रहा है? गामा एक एनर्जी का फॉर्म है। काफी बार क्या होता है, न्यूक्लियस जब इलेक्ट्रो अपना रेडियो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, कुछ पार्टिकल्स एमिट करता है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो एनर्जी जो बढ़ गई है उस एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए गामा रेडिएशन एमिट कर देता है। इज दैट ओके? यही डाउट था, कुछ और है हर्षवर्धन? चलो अभी सब कुछ क्लियर है अजिंक्य, अश्विन? यस सर। सर प्लीज वेट। यस सर, सब क्लियर है। ठीक है, मैं आता हूं अब केस 2 पर। केस 1 तक मैं एक्सप्लेन कर चुका था। व्हेन n by p रेशियो इज टू लो, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, हम कुछ यहां की बात कर रहे हैं, जहां मैंने 2 लिखा है ग्राफ में। तो n by p रेशियो यहाँ पे कम है, हमें n by p रेशियो को बढ़ाना है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी आती है, तुम प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर दो। अब जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, इट विल एमिट पॉजिट्रॉन। चार्ज को बैलेंस करके देखते हैं, प्रोटॉन +1 चार्ज,
mass 1 unit. When it converts into neutron, उसका 0 चार्ज है, mass 1. तो मास तो बैलेंस हो गया है, बट चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्टिकल एमिट होता है जिसका मास 0, चार्ज +1. इसे कहा जाता है पॉजिट्रॉन, और इसे ऐसे ही डिनोट किया जाता है जैसे बीटा पार्टिकल को कर रहे हैं, क्योंकि सेम, एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट साइन ऑफ द चार्ज. वहां पे -1 है, यहाँ पे +1 होता है. दिस इज -1, दिस वन इज +1. इज दैट ओके? पॉजिट्रॉन डिके सेकंड केस. तो अब हुआ क्या यहाँ पर, न्यूट्रॉन्स इंक्रीज हो गए, प्रोटॉन्स डिक्रीज हो गए, n/p रेशो अपने आप बढ़ जाएगा जो कम था. क्लियर? यस सर. सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ पर आती है, सुन लेना फिर कॉपी करना ना. के कैप्चर, ये एकदम नया टर्म है तुम्हारे लिए. के कैप्चर, के सबशेल, देयर इज अ फर्स्ट सबशेल. फर्स्ट सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूक्लियस, protons from the nucleus can capture electron from the K shell. ऐसा हमेशा नहीं होता है, ऐसा तभी पॉसिबल है when nucleus is less stable, its n/p ratio is too low, तभी ये होगा. तो एक इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट शेल में था उसका -1 चार्ज, 0 मास, प्रोटॉन जो न्यूक्लियस पे था +1 चार्ज, 1 मास, both will combine inside the nucleus and they can produce neutron, 0 charge, 1 unit mass. So प्रोटॉन का +1, इलेक्ट्रॉन का -1 चार्ज मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, 0 मास, 0 चार्ज एंड 1 यूनिट मास बनाते हैं. तुम चार्ज एंड मास कंजर्व कर सकते हो ना. ये जो बॉटम में लिखा है इसका एडिशन इक्वल टू दिस, जो ऊपर लिखा है इन दोनों का एडिशन 0 + 1 = 1. तो यहाँ पे प्रोटॉन्स डिक्रीज हो गए, न्यूट्रॉन्स इंक्रीज हो गए, n/p रेशियो बढ़ गया जो कम था पहले. So when n/p ratio is too low, we are in zone 2. Then there are two possibility, या तो positron decay होगा या फिर K capture होगा. K capture means electron is captured from the K shell, from the first shell. Is that okay? सर के कैप्चर में, सर के कैप्चर में जो आपने स्टार्टिंग में बोला वो एक बार बताना. K capture में basically one electron from the K shell, from the first shell, is captured by the nucleus. अब न्यूक्लियस क्यों कैप्चर करेगा? ताकि उसका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होकर न्यूट्रॉन बना दे, और जो n/p रेशो टू लो था उसका n बढ़ा दे और p कम कर दे, इन ऑर्डर टू इंक्रीज n/p रेशो. न्यूट्रॉन्स कम थे, चलो काम करते हैं, न्यूट्रॉन्स को बना देते हैं. कैसे बनाएंगे न्यूट्रॉन्स को? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को मर्ज करके न्यूट्रॉन बना देते हैं. क्या कैप्चर हो गया? अभी क्लियर है? यस सर. चले हम नेक्स्ट पेज पर. केस 3, when सर atomic के शेल से number, क्यों कैप्चर करता है वो? सॉरी, के शेल से क्यों कैप्चर करता है? सबसे नियरेस्ट शेल कौन सा है? के. तो बस सबसे पास वाले से करेगा. यदि मैं बोलता हूँ सेकंड शेल से, थर्ड शेल से कैप्चर करेगा तो वो थोड़ा और लगता. फर्स्ट शेल सबसे नियरेस्ट है. क्लियर? यस सर. Case 3, when atomic number is greater than 83, then heavy nucleus is split into 2 or more nucleus. इस केस में एक heavy nucleus दो या उससे छोटे nucleus में break होगा and it will emit some alpha particle in order to split into 2 or more nucleus. First case, and it may emit alpha particle in order to decrease the atomic number and mass number. देखना, मैं एक सब्सटेंस लेता हूं X, इसका एटॉमिक नंबर है, जस्ट फॉर एग्जांपल इसका एटॉमिक नंबर है X का 87, मास नंबर ले लेते हैं इसका हम 208. व्हेन इट एमिट्स अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2, मास होता है 4. ये बनाएगा एटम Y. यदि चार्ज 2 यूनिट से कम हो गया है, 87 में से 2 माइनस कर दो तो बचा कितना? 85. मास 4 यूनिट से कम हो जाएगा, 208 में से 4 माइनस कर दो, 204. तो चार्ज डिक्रीजेस बाय 2 यूनिट, मास डिक्रीजेस बाय 4 यूनिट. इसमें न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दोनों ही डिक्रीज होंगे.
तो इसमें पॉसिबिलिटी आती है या तो एक अपने आप को दो पार्ट में ब्रेक कर ले, जिसका एटॉमिक नंबर लेट से एक का 40 एक का 47 हो जाए, क्लियर, या फिर अल्फा पार्टिकल एमिट करके एटॉमिक नंबर को और मास नंबर को दोनों को डिक्रीज कर ले। यही लिखा है इसका फर्स्ट पॉइंट। और जनरली जब भी अल्फा पार्टिकल एमिट होता है ना, तो उसके साथ साथ बीटा पार्टिकल एमिट होता ही है। इन जनरल बीटा पार्टिकल ऑलवेज एमिटेड विथ अल्फा पार्टिकल्स। इज दैट ओके? थर्ड केस, क्या इतना समझ में आया है? अच्छा, मैं ये बोल रहा हूं, मैं तुम्हें कॉपी करने का भी टाइम नहीं देता हूं, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है और थोड़ा सा हमें चैप्टर कवर करना है। इसके बाद 1 2 3 पेजेस और हैं, तो मैं खत्म कर लेता हूँ इसको। इन पेजेस को मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पर जस्ट आफ्टर द लेक्चर, तो तुम कॉपी करने वाला काम उसके बाद कर लेना, ठीक है? ओके सर। सिमरन, तुम्हारा कुछ मैसेज था? सिमरन अनम्यूट करके बोलो। सर वो डायग्राम नहीं समझ आया। वो डायग्राम कौन सा वाला डायग्राम? ये वाला? क्या इस डायग्राम की बात कर रहे हो सिमरन? हाँ जी सर। देखो, इस डायग्राम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को y एक्सिस पे लिया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को x एक्सिस पे लिया है, और जितने भी स्टेबल न्यूक्लियस थे ना, उसको हमने डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया कि चलो ये स्टेबल न्यूक्लियस थे, दे ऑल विल बी कवर्ड इन वन रीजन। उनको हमने एक बाउंड्री बना दिया, उस बाउंड्री के अंदर सारे स्टेबल न्यूक्लियस और बाउंड्री के बाहर सारे अनस्टेबल न्यूक्लियस। तो दैट बाउंड्री इज कॉल्ड स्टेबिलिटी जोन और स्टेबिलिटी बेल्ट, क्योंकि इसमें स्टेबल थे सब और उसके बाहर अनस्टेबल है। तो हमें ये एक्सप्लेन करना है, यदि कोई यहाँ पर है फर्स्ट केस, कोई यहाँ पर है सेकंड केस, कोई न्यूक्लियस यहाँ पर है थर्ड केस, तो इन तीनों केस में उन न्यूक्लियस का क्या होगा, हाउ विल दे रिएक्ट, हाउ विल दे एमिट अल्फा बीटा गामा पार्टिकल, हाउ विल दे स्टेबलाइज देमसेल्फ। तो उसका आंसर मैंने दिया फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड द थर्ड केस ऑन द नेक्स्ट पेज। दिस इज थर्ड केस। तीनों केस का हमने डिस्क्रिप्शन देखा है। यदि वो वहां पे नहीं है, उसके ऊपर, उसके नीचे, उसके राइट साइड, तीन पॉसिबिलिटी आ रही है, तो क्या क्या होगा? क्या भी क्लियर है? यस सर। चलो अब आते हैं हम इवन आउट कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस। कॉपी मत करना, पहले सुन लेना ना, मैं कॉपी करने के लिए तुम्हें भेज दूंगा, नहीं तो नहीं सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा। अब इवन आउट कॉन्सेप्ट में ये चेक किया गया, जितने भी स्टेबल न्यूक्लियस थे, उन स्टेबल न्यूक्लियस में मैक्सिमम मतलब 155 न्यूक्लियस हैज बोथ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन इवन नंबर। उसमें न्यूट्रॉन्स भी इवन थे, प्रोटॉन्स भी इवन थे। इन स्टेबल न्यूक्लियस में 55 न्यूक्लियस ऐसे थे जिसमें एक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इवन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओड। 50 of them have odd neutrons and even protons, and very few, only 5 of them has odd number of neutrons protons। समझना, मतलब इसका मतलब ये हुआ, क्या दोनों इवन होंगे तो ज्यादा स्टेबल हो रहे हैं? यस। क्या दोनों ओड होंगे तो लीस्ट स्टेबिलिटी आ रही है? यस। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इनका ओड नंबर है, इवन नंबर है। एक कॉन्सेप्ट ये आ गया हमारे पास। क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक है, दिस इज एक्सपेरिमेंटली बेस्ड थ्योरी। हमने एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व किया है, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं कि हमें डिराइव कर सके, बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व किया गया। इज दैट ओके? Yes, sir. When both protons and neutrons are even, then the probability of a stable nucleus is more, and when both are odd, the probability of a stable nucleus is least। क्लियर? सेकंड थ्योरी हो गई। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस पर। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, वी कैन हैव नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन, आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन। आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन को आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन भी कहा जाता है। द वर्ड ट्रांसम्यूटेशन मीन्स
जब भी हम किसी का ओरिजिनल फॉर्म लेबोरेटरी में चेंज करते हैं उसे हम ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं। चलो, हाँ, समृद्धि अनम्यूट करो। समृद्धि इज देयर? यस सर। क्या लगता है नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन, आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन, नाम सुन के थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होती है कि दोनों में क्या डिफरेंस होना चाहिए? नेचुरल जो नेचर में होता है, अपने आप से हो रहा है। आर्टिफिशियल मतलब हम फोर्सफुली लेबोरेटरी। सो नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शंस वो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं जो नेचर में अपने आप हो रहे हैं, खुद से हो रहे हैं। आर्टिफिशियल वो रिएक्शंस हैं जो लेबोरेटरी में फोर्सफुली परफॉर्म किए जा रहे हैं। यही यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इट इज स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा तब जनरली ये रिएक्शंस होते हैं नेचुरल खुद से। आर्टिफिशियल हम फोर्सफुली करवा रहे हैं, so we perform forcefully reaction on the stable nucleus। तो ये न्यूक्लियस ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, इन पे फोर्सफुली रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है। एक एग्जांपल दिया हुआ है, नाइट्रोजन 14 से अल्फा पार्टिकल को फोर्सफुली स्ट्राइक किया गया तो ये कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन में और प्रोटॉन में। क्लियर? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, अल्फा का एटॉमिक नंबर 2, 7 + 2 कितना होता है 9, इसका एटॉमिक नंबर 8, तो यहाँ पे प्रोटॉन 1 चार्ज कंजर्व हो रहा है। मास 14 + 4 18, 17 + 1 18, ये भी कंजर्व हो रहा है। जो रिएक्टेंट है ना, इसे हम कहते हैं पेरेंट एलिमेंट। द प्रोडक्ट इज कॉल्ड डॉटर एलिमेंट। और जिस पार्टिकल को स्ट्राइक करके हम रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्राइकिंग पार्टिकल। एक पार्टिकल जो साइड प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, एमिटेड पार्टिकल। तो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, पेरेंट एलिमेंट, डॉटर एलिमेंट, प्रोडक्ट, स्ट्राइकिंग पार्टिकल। सर हम इसे 9O 18 क्यों नहीं लिख सकते? मतलब लिख नहीं सकते हैं, ऐसा प्रोडक्ट मिलता है। मतलब जो हम रिएक्शन परफॉर्म करें, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। तुम जो बोल रहे हो सकता है वो भी एक प्रोडक्ट मिले किसी कुछ कंडीशंस पर, बट एक एग्जांपल है, इसमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है तो ऐसा लिखा क्या है। अब तुम बोल रहे हो उसे 9 एटॉमिक नंबर और 19 मतलब वो फ्लोरीन बन जाएगा, तो वो भी मिल सकता, हो सकता है किसी रिएक्शन में मिले। अभी मैंने एग्जांपल इस रिएक्शन का लिया है। तो इट डिपेंड्स ऑन कंडीशंस कि हम किस कंडीशन में चेंजेस कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं रिएक्शन, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर? सर हाँ, सुन रहा हूं मैं, बोलो। Sir, nuclear fusion is the example of artificial nuclear reaction, and nuclear fission means natural nuclear reaction, na sir? No, not necessary. Wait for that. सर Next, हाँ बोलो। ये जो हमने फोर्सफुली हम जो ये आर्टिफिशियल रिएक्शन कर रहे हैं स्टेबल न्यूक्लियस का, तो जो प्रोडक्ट होगा उसका न्यूक्लियस भी स्टेबल ही होगा ना? हाँ, जनरली आर्टिफिशियल में दोनों ही स्टेबल होते हैं, रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट भी। सर हाँ सर वो इवन नंबर्स का समझ में नहीं आया, मैं डिस्कनेक्ट हो गया तो। मैं आता हूँ, पहले एक बार मैं आगे का करता हूँ फिर उस पर आता हूँ। रिप्रेजेंटेशन नहीं तो मैंने एक्चुअली रिकॉर्डिंग भी ऑन रखी है, तुम उतना पार्ट फिर देख लेना क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है आज। ओके सर। रिप्रेजेंटेशन, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। नाइट्रोजन रिएक्टेंट था, इसको यहाँ पे लिख दो। स्ट्राइकिंग पार्टिकल अल्फा, प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन एंड द एमिटेड पार्टिकल इज प्रोटॉन। तो इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड एज दिस, जो लास्ट पेज पे रिएक्शन था। मैं फिर से रिएक्शन बताता हूँ, रिप्रेजेंटेशन देख लो एक बार। अल्फा एंड नाइट्रोजन दे आर रिएक्टेंट, प्रोटॉन एंड ऑक्सीजन दे आर द प्रोडक्ट। द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सर पिछला पेज आ गया है। हाँ, तो वो बताया ना मैंने कि ऐसे रिप्रेजेंट, इस रिएक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एन अल्फा पहले लिखा, ऑक्सीजन प्रोटॉन बाद में लिखा, चेक करो। द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर द रिएक्शन।
चलो थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस, तुम कॉपी मत करना, मैं अगेन बोल रहा हूँ, पहले सुन लेना, मैं तुम्हें कॉपी करने के लिए दे दूंगा, बहुत ज्यादा नहीं, 5 मिनट में बैठ के कॉपी कर लोगे लेक्चर के बाद। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। When two small nuclei, the word fusion means combine होना, the word fission means break होना, split होना. So when two small nucleus combine to give a heavy nucleus, we call it nuclear fusion. Even example is given, hydrogen 1 2, hydrogen 1 3, they can combine to give helium and neutron. This is called nuclear fusion reaction. क्लियर, ये सन में होती है रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन, व्हेन अ हेवी न्यूक्लियस splits into 2 or more small nuclei, we call it nuclear fission. इसका एग्जांपल दे रखा है, यूरेनियम 235 में जब तुम एक न्यूट्रॉन पार्टिकल को स्ट्राइक करोगे, ये 2 स्मॉल न्यूक्लियस में स्प्लिट होगा, बेरियम एंड क्रिप्टॉन, और इसके साथ साथ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन एमिट होंगे, और ये जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन से ना, ये फर्दर, जैसे यहाँ पे न्यूट्रॉन स्ट्राइक हुआ था यूरेनियम को, ये फर्दर 3 यूरेनियम को जाके स्ट्राइक होंगे और इसे चेन रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और ये रिएक्शन होता है एटम बम में, न्यूक्लियर बम में, और काफी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, काफी डिजास्टर काइंड ऑफ रिएक्शन होता है, क्योंकि ये चेन रिएक्शन है। 1 कैन क्रिएट 3 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन कन्वर्ट होंगे 3 यूरेनियम से, 3 फर्दर 3 में कन्वर्ट होंगे, 9 to 27, 27 to 81. This is the multiplication reaction, इसलिए हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब मल्टीप्लाई होता चला जाता है रिएक्शन, काफी फास्ट रिएक्शन होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। सर ये बहुत ही कम क्वांटिटी में डेंजरस होता है ना बहुत? क्या? कम क्वांटिटी होने के बावजूद भी ये बहुत डेंजरस होता है ना? हाँ, because these reactions are highly, this nuclear changes are highly exothermic, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है इनमें, इसलिए डेंजर होता है। सर ये स्टॉप कैसे होता है? अगर ये मल्टीप्लाई होता जाता है तो स्टॉप कैसे होता है? इनको स्टॉप करने के लिए ये ओपन में कर दिए गए रिएक्शन परफॉर्म, तो स्टॉप तभी होगा जब यूरेनियम खत्म हो जाएगा, और जब हम न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं तो इसको हम स्टॉप करते हैं, जो न्यूट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं ना, इसको अब्सॉर्ब करवा लेते हैं, इनके एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस को उस न्यूक्लियर रिएक्टर में डाल के स्टॉप करवा देते हैं। सर इससे कितनी एनर्जी? सर यूरेनियम पीरियोडिक में मोस्ट रिएक्टिव क्यों है? मतलब लेस स्टेबल होता है यूरेनियम, ज्यादा रिएक्टिव, जो कम स्टेबल है वो जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, तो इसका न्यूक्लियस लेस स्टेबल है। सर बेरियम और क्रिप्टॉन एटम फॉर्म होते हैं डायरेक्टली रिएक्शन के बाद? यस, 2 अलग अलग एटम बन जाते हैं। सर इससे कितनी एनर्जी सॉलिड स्टेट अमाउंट एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है वो तो मुझे नहीं पता, मतलब वो ध्यान नहीं रखा जाता ऐसे, उस पर कोई क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं तुम्हें बताऊंगा आगे। एनीथिंग एल्स? Sir, the atoms formed are in solid state. Atoms form in the solid state, doesn't matter, मतलब डिपेंड करेगा, स्टार्टिंग में एनर्जी ज्यादा होगी तो गैसेस में भी हो सकते हैं, उसके बाद जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। सर कौन सा एटम किस में कन्वर्ट होगा ये हमें उनके एटॉमिक नंबर से पता चलता है क्या? क्वेश्चन इसमें ऐसा पूछा जाता है, मैं बताता हूँ, 92 प्लस 0 92, 56 प्लस 36 92, तुम्हें ये नहीं दिया गया तो तुम्हें उसका एटॉमिक नंबर मास नंबर प्रेडिक्ट करते आना चाहिए। 235 प्लस 1 236, 141 प्लस 92 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1, 3 न्यूट्रॉन है, हर 3 न्यूट्रॉन का एक एक मास ऐड करना होगा, तो जब तुम 141 प्लस 92 प्लस 3 ऐड करोगे तो 236 आएगा, आना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ से लॉजिकली क्वेश्चन चार्ज और मास कंजर्वेशन पे बनते हैं। क्लियर? मतलब हमें खुद से पता करना होगा ना कि क्या एटम का रिजल्ट क्या होगा। वेट करो कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तुम्हें समझा पाऊंगा, मतलब ऐसा इसमें मगअप करने का कुछ नहीं है, इसका ये प्रोडक्ट होगा, इसका ये प्रोडक्ट होगा, दिस इज नॉट रिएक्शन बेस्ड कि हमें रिएक्शन याद करना पड़ रहा है। ठीक है,
ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, अल्फा डीके। देखो अल्फा डीके में क्या होता है एग्जैक्टली, एक सब्सटेंस है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, यदि अल्फा डीके हुआ है, अल्फा का चार्ज 2 यूनिट, मास 4 यूनिट, तो जो सब्सटेंस Y बनेगा, डॉटर एलिमेंट जो होगा, इसका एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज होगा, मास नंबर 4 से डिक्रीज होगा। क्या लगता है एटॉमिक नंबर यदि 2 से डिक्रीज हुआ है, मैं इसको भी एग्जांपल ले लेता हूँ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिया 8 and 16 था, अब इसका एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज कर दो तो ये बन गया कार्बन, और मास नंबर 4 से डिक्रीज कर दो तो बन गया 12। इसका ग्रुप नंबर होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बिलोंग्स टू 16th ग्रुप, while कार्बन बिलोंग्स टू 14th ग्रुप। क्या हम ये बोल सकते हैं जब भी अल्फा डीके होगा ग्रुप नंबर इज डिक्रीजिंग बाय 2 यूनिट, क्योंकि ग्रुप नंबर डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पर। यहाँ पे ग्रुप नंबर 16 से 14 हो गया है, ग्रुप नंबर डिक्रीजेस बाय 2 यूनिट, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ में ये होगा ग्रुप इज डिस्प्लेस्ड बाय 2 यूनिट लेफ्ट साइड। चलो पढ़ो यहाँ पे एक बार क्या लिखा है, डॉटर एलिमेंट is placed 2 position left in the periodic table from the parent element during or after alpha decay। अल्फा डीके के बाद पेरेंट एलिमेंट से डॉटर एलिमेंट 2 पोजीशन लेफ्ट होता है, डिस्प्लेस हो गया है। क्लियर? पेरेंट एंड डॉटर एलिमेंट्स आर आइसोडायाफर्स। द वर्ड आइसोडायाफर्स मीन same difference in mass number and atomic number, उसे आइसोडायाफर्स बोलते हैं। तुम चेक करो मास नंबर A-4 और यहाँ पे Z-, हाँ सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोला, आइसोडायाफर्स मींस सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स which is mass number -2 times of atomic number। क्या हमने आइसोडायाफर्स की डेफिनेशन पहले लिखी है कभी? नो सर। नो सर। चलो अभी लिख लो, एक काम करो, आइसोडायाफर्स लिख लो, अभी पहले लिख लो क्योंकि इसमें पेज पे नहीं है। हाँ अभी आधे अधूरे नोट्स लिखे थे तो बीच में लिख दे क्या? हाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइसोडायाफर्स, आइसोडायाफर्स आईटीसी में लिखे है ना, वो आइसोमेरिज लिखने बोला ना, मुझे याद था कि लिखा होना चाहिए बट लिख लो, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। आइसोडायाफर्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स, बस इतना ही डेफिनेशन है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन होता है एटॉमिक मास -2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए आइसोडायाफर्स में। चलो देख लिया आइसोडायाफर्स का डेफिनेशन। सर n-p इक्वल टू a-2z होना चाहिए ना? n-p इक्वल टू a-2z, यही तो लिखा था, यही लिखा था ना? हाँ 2z लिखा हो गया सर। बस ये लास्ट पेज ही है ना, तो कर लेते हैं, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बीटा डीके, बीटा डीके में एटॉमिक नंबर पेरेंट एलिमेंट का Z, डॉटर एलिमेंट का Z+1, बीटा पार्टिकल -1, चार्ज एंड मास कंजर्व। daughter element is placed 1 position right in the periodic table, pt means periodic table, from the parent element। चलो इसका भी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ऑक्सीजन वाले एग्जांपल ले लो, 8 and 16, बीटा डीके हुआ तो ये फ्लोरीन बन गया, यहाँ पे 9 आ जाएगा, मास नंबर विल रिमेन 16, बीटा पार्टिकल एमिट हो जाएगा। ये है 16th ग्रुप में ऑक्सीजन और ये है 17th ग्रुप में हेलोजन। So one position will be
राइट साइड फॉर द डॉटर एलिमेंट। जब अल्फा डीके हुआ था तो 2 एटॉमिक नंबर डिक्रीज हुआ था, लेफ्ट साइड 2 पोजीशन, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो गया है, तो राइट साइड 1 पोजीशन, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट हो गया है 1 पोजीशन राइट टू द पेरेंट एलिमेंट। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे पेरेंट एंड डॉटर एलिमेंट्स क्या है? पेरेंट एंड डॉटर एलिमेंट्स दे आर आइसोबार्स ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के आइसोबार हैं। इसका मास नंबर और इसका मास नंबर सेम है, जिससे पहले आइसोडायफर्स थे, यहाँ पे आइसोबार होंगे। थर्ड को देखें गामा डीके, गामा डीके में एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम, सब कुछ सेम, फिर डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे डिफरेंस होता है एनर्जी का, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी ऑफ डॉटर एलिमेंट विल बी मच लेस देन एनर्जी ऑफ पेरेंट एलिमेंट, सो दे आर नोन एज nuclear isomers of each other. The word nuclear isomers means same combination but different energy level. Parent and daughter elements are nuclear isomers, same protons, same neutrons but different energy level. Is that okay? Yes, sir. अच्छा, आइंस्टाइन इक्वेशन सभी को पता होगा, E equal to mc square. हाँ सर। यस सर। Yes, sir. into एनर्जी कन्वर्जन। पता है जो न्यूक्लियर बम होता है इसमें इतनी एनर्जी जो रिलीज होती है उसका मेन रीजन होता है उसमें कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब मास और एनर्जी का रिलेशन है हमारे पास, जितना मास डिक्रीज हुआ डेल्टा एम लिख लिया उसको हमने, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर इज द एनर्जी क्रिएटेड। अब इसको यदि हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सब कुछ एसआई में रखोगे आंसर एसआई यूनिट में आएगा, बट जो फ्रिक्वेंटली यूज यूनिट है उसको हम रखते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यूनिट ऑफ एनर्जी डेल्टा एम को रखना है एटॉमिक मास यूनिट में और सी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो 931.5। सो इफ यू वांट टू हैव डेल्टा इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट मास इन एएमयू एंड सी स्क्वायर का वैल्यू 931.5 ये रखना पड़ेगा। क्लियर? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में कन्वर्जन तुम्हें पता ही है। इस डेल्टा ई को कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। डेल्टा एम इज मास डिफेक्ट, जो मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी में उतना डिफेक्ट क्रिएट हो गया। तुमने लिया था 2 यूनिट, बचा 1.95 यूनिट, तो 0.05 यूनिट हो गया मास डिफेक्ट। ये फिजिक्स में वैसे काफी डिटेल में आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा यूजेस से लिखा दिया गया है। 11th में ही सर? नहीं, 12th मॉडर्न फिजिक्स। मतलब न्यूक्लियर केमिस्ट्री फिजिक्स में आएगा 12th में? न्यूक्लियर केमिस्ट्री 11th में केमिस्ट्री में भी है, कुछ पार्ट 12th के केमिस्ट्री में भी है। न्यूक्लियर फिजिक्स विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू न्यूक्लियर केमिस्ट्री वो फिजिक्स में भी है। तो तुम ये 2 बार और आगे पढ़ोगे जितना आज पढ़ा है ना, सेम चीज है। चलो, होमवर्क के लिए कंप्लीट बुकलेट है, ऑर्डर यही रखना है एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 और तुम्हारा जितना भी बचा हुआ है वो डीसी क्लासेस में नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा डिस्कशन इसका। कितना बचा है वैसे मुझे बताओ एक बार। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 के क्वेश्चंस 15 के बाद और एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस बचे। ठीक है, तो आज डीसी क्लास हुई, अब नेक्स्ट वीक होगी। डीसी क्लास में ले लें सारा या मैं ले लूं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2? क्या करना है बता दो सर, थोड़ा आप ले लो। थोड़ा सर, आप ले लो सर। सर चलेगा सर, आप ले लो। चलो, एक्सरसाइज 2 मैं ले लेता हूं नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके सर, एक्सरसाइज 1 का न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाला भी बचे और एक्सरसाइज 1 का न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाला पार्ट। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे मूल कॉन्सेप्ट। एक्सरसाइज 1 न्यूक्लियर केमिस्ट्री पार्ट, सेक्शन ए सेक्शन बी। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। क्लियर? एंड सर एक्सरसाइज 3 में भी है न्यूक्लियर के क्वेश्चंस। वो एक्सरसाइज 3 इन एलकेएम सर डिस्कस करेंगे फिर। ओके सर। मैंने आपको एक डाउट भेजा था, वो क्लियर कर दो ना। ने मतलब नाम बताओ अपना। समर्थ। कब भेजा था समर्थ? आज ही भेजा सर।
यार ये मैं यहाँ पे तो नहीं बता पाऊंगा, बोर्ड पे ही बताना पड़ेगा मुझे, तो नेक्स्ट क्लास में ही बताता हूँ मैं। जे 2017 का क्वेश्चन है, चलेगा सर, सर। मुझे याद दिलाना समर्थ। हाँ, तो मैं ओके सर। नेक्स्ट लेक्चर में जब डाउट्स लेना होगा तब इसको मैं बोर्ड पे बताता हूँ फिर। सर, ठीक है। सर वो इवन ऑड रूल एक बार बता दो ना। इवन और